All right, before we begin, I just want to give you a quick summary on the topics that we're going to cover in the few upcoming videos. Now, initially I thought कि मैं आपको lessons and poems revise करवा देता हूँ, but I saw there are many teachers on YouTube who are already doing that. So, as far as literature is concerned, you guys are pretty much covered. तो मुझे कुछ ऐसा सिखाना था जो या तो ऑफ़र नहीं किया जा रहा यूट्यूब पे या फिर स्कूल्स में या फिर कोई चीज़ ऐसी जो इतनी अच्छे से नहीं सिखाई जा रही, ठीक है? मैं मोस्टली इसमें कवर करने वाला हूँ जो आपका ग्रामर का पार्ट रहेगा, राइटिंग स्किल्स रहेंगी एंड जो 3 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। बट स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू कवर रिपोर्टेड स्पीच, आई एम गोइंग टू कवर टेंसेस, लेटर राइटिंग करेंगे हम लोग, उसमें मार्किंग स्कीम वगैरह समझ लेंगे कैसा है। एनालिटिकल पैराग्राफ करेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली उसमें हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। मोस्टली जो कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हम लोग थोड़े कवर करने की ट्राई करेंगे। देन जो 3 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो विथ एग्जाम्पल्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें सीबीएसई क्या एक्सपेक्ट करता है और हम क्या लिख के आते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जो स्टूडेंट्स आंसर्स लिखते हैं एंड जो एक्सपेक्ट किया जाता है। देन we're going to अच्छा हाँ, बिफोर वी प्रोसीड, ये जो है ना, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस टू योर अटेंशन क्विकली। ये एंड गलत होता है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो प्लीज़ अगर आप ये लिख के आते हो एंड उस पे अगर आपको मार्क्स जाते हैं जो डेफिनेटली जाते हैं, तो प्लीज़ यू डोंट हैव एनीबडी टू ब्लेम, तो थोड़ा उस पे ध्यान देना, ठीक है? ये वाला जो एंड होता है ये कॉम्बिनेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग कंपनीज़ के नेम्स लेते हैं हम लोग, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, तो एल&टी हुआ, तो उसमें हम लोग ये कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। बाकी एज़ फार एज़ सेंटेंसेस आर कंसर्न्ड, तो सेंटेंसेस में कंजंक्शंस यूज़ होते हैं, तो कंजंक्शंस में ये वाला एंड आता है। ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांटेड टू गिव अ सेपरेट शाउट आउट टू दिस क्वेश्चन जो मुझसे स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं, कैन वी राइट इन आवर ओन वर्ड्स, कि हम लोग आंसर्स रट्टा नहीं मार के, अगर हम लोग मेमोराइज नहीं करके हम लोग अपने वर्ड्स में लिखें तो चलेगा क्या? इट्स अ क्वेश्चन दैट इज ऑफन आस्क्ड टू मी, एंड इसका आंसर दो तरीकों से दिया जा सकता है, बट वी आर गोइंग टू कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो। फॉर नाउ दीज आर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है? बट आई नो आप बोलोगे कि सर ये तो ईजी है, ये तो हम लोग को आता है, इंग्लिश में हमारी काफ़ी स्ट्रांग है, हम लोग को इंग्लिश का टेंशन नहीं है। बट गिवन जो कल मैथ्स का पेपर था, मैं उसमें कुछ भी आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग टू चांस, आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि ये तो हम लोग को आता है। बिकॉज कल जो हुआ हम सब लोगों ने देखा, उस पर हम लोग डिस्कशन जो भी है एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, नॉट राइट नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो पता ही है कि कैसा है, इट्स अ बिट डिफरेंट देन अदर टीचर्स, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर वो चीज़ ईजी भी है, तो मैंने वो इंटेंशनली उठाई है, बिकॉज़ उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए ऐसा है जो आप बाकी टॉपिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सो दीज़ थिंग्स जो आपको सिखा रहा हूँ, दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें कुछ ना कुछ मैं ऐसा ही सिखा के जाऊँगा आपको, जो शायद आपका ध्यान नहीं गया या तो आपको बाकी जगह पे सिखाया नहीं गया, ठीक है? लेटर राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है जो मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर से उठाया है। ये उन्होंने क्वेश्चन अपने सैंपल पेपर में दिया है, तो उसका एक मैंने यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। अब ये है अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है? बट बिफोर हम लोग लेटर में जंप करें, मैंने आपसे कहा कि मैं वो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो बाकी जगह पे शायद नहीं सिखाई जा रही हैं, आप इतना ध्यान उस पे नहीं दिया जा रहा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने बहुत सारे स्कूल्स एंड कोचिंग्स एंड वीडियोज़ में देखा है कि लेटर लिखना तो आपको सिखाया जाता है, बट ये लेटर टू एडिटर हम लोग क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का क्या पर्पस है, वो कोई नहीं बता रहा है इसमें। ठीक है? आई विल कम टू दैट, एक सेकंड में उसके ऊपर आ रहा हूँ, बट लेट्स बिगिन द लेटर फॉर नाउ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपका ये ऑब्वियसली फॉर्मेट आता है यहाँ पे, ठीक है? जहाँ पे आप एड्रेस को 2 लाइन्स के अंदर लिखते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे कॉमा ये नहीं आएगा, ये लास्ट वाला जो कॉमा है ना, ये आपको टीचर्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ये वाला जो कॉमा है ना, ये वाला आपको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। बट अगर 2 चीज़ों के बीच में अगर आपको ब्रेक डालना है, तो वहाँ पे कॉमा कंपल्सरी आएगा। आप सडनली सीबीएसई के बेसिस पे इंग्लिश के रूल्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे देखो मुझे बोला है कि ये दिस लेटर इज़ रिटन बाय द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर, ठीक है? तो अगर आपको एक स्पेसिफिक स्कूल के बेसिस पे आपको बोला है, स्कूल के बिहाफ पे आपको बोला है लेटर लिखने के लिए, तो यहाँ पे एड्रेस में वो स्कूल का ही नाम लिख देना, अलग से कुछ बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई ऐसा कुछ मत लिख देना, ठीक है? फिर यहाँ पे एड्रेस के बाद आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ोगे, ठीक है? एंड ब्लैंक लाइन के बाद यहाँ पे आप डेट लिखोगे। इसमें एक चीज़ मेक श्योर करना कि इसमें जब आप डेट लिखते हैं, तो उसमें डेट ये वर्ड नहीं आना चाहिए। डेट आपको ये वर्ड नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली डेट लिखनी है इस फॉर्मेट में, ठीक है? देन अगेन अ ब्लैंक लाइन, एक सेकंड, हाँ, देन अगेन अ ब्लैंक लाइन यहाँ पे,
ठीक है। देन यहाँ पे आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, जैसे कि हम लोग इसमें एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन आएगा या उनका पोजीशन आएगा, उनका नाम नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे दी एडिटर, जो उनका पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको उनके न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, कोई भी, आपको ये नेशनल डेली वर्ड नहीं लिखना, आपको लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या जो भी आपको न्यूज़पेपर समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे उस न्यूज़पेपर का नाम जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इस न्यूज़पेपर का हेड ऑफिस जहाँ भी बेस्ड है, यहाँ पे वो आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें थोड़ी पता है कि उसका हेड ऑफिस कहाँ पे बेस्ड है, कुछ भी लिख दो चलेगा। वहाँ पे आपका फॉर्मेट टेस्ट किया जा रहा है, आपका जियोग्राफी टेस्ट नहीं किया जा रहा, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है तो वो कहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली, वो हमें बताओ, ठीक है। तो अगर उनका हेड ऑफिस मुंबई में है और अगर आपने बेंगलुरु लिख दिया है यहाँ पे, इट्स फाइन, चलेगा, कोई इसमें इशू नहीं है। देन यहाँ पे अगेन एक ब्लैंक लाइन छोड़ना है, देन वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। अब सब्जेक्ट में एक खास बात है नोटिस करने के लिए, हम लोग जो भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं लेटर में, ठीक है, हम लोग अवेयरनेस रेज करने की कोशिश कर रहे हैं या हम लोग एक कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो उस लेटर के थ्रू, उस एक्शन का यहाँ पे नाउन फॉर्म आता है, ठीक है। नाउ आई नो कि इसका नाउन फॉर्म होता है अर्जेंसी, अर्जेंट नहीं होता, उसका नाउन फॉर्म होता है अर्जेंसी, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे नाउन फॉर्म ये नहीं है, ये एडजेक्टिव है, नाउन हमारा ये है, ठीक है। कैसा हमारा नाउन है यहाँ पे, वो अर्जेंट है, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो जो भी आप वहाँ पे लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपको पॉट होल्स के बारे में कंप्लेंट करनी है, तो आप ये मत लिख के आना कंप्लेनिंग रिगार्डिंग पॉट होल्स, आप लिख के आना कंप्लेंट रिगार्डिंग पॉट होल्स, ठीक है। जो चीज़ है लेटर में, हम लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं लेटर में, उस चीज़ की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगेन ये डिस्टिंक्शन समझ लो, लेटर जिस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है उस चीज़ का नाम है कंप्लेंट। लेटर में जो आप चीज़ कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, वो आप सब्जेक्ट में नहीं लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे कंप्लेनिंग रिगार्डिंग, ठीक है, आप क्या लिखोगे, कंप्लेंट रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक आपको यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ना है, जिसके बाद आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम जो भी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्कूल्स में ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सर लिखना है, यहाँ पे कॉमा नहीं देना। कुछ ऐसा सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर नहीं है खास कि आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देना है या आपको रिस्पेक्टेड नहीं लिखना है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट दैट वी अडेप्टेड। आईसीएसई में एक बार ये सर्कुलर आया था कि यहाँ पे रिस्पेक्टेड नहीं आएगा, सिर्फ सर आएगा, एंड उसके बाद शायद बाकी सारे बोर्ड्स ने भी वो अडेप्ट कर लिया। तो ठीक है, जो भी आपको वहाँ पे स्कूल में बताया गया है सर्कुलर के हिसाब से या नॉन सर्कुलर के हिसाब से, आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। इसका मतलब वो हार्ड एंड फास्ट, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे कुछ ऐसा रूल नहीं होता कि आप ये नहीं लिख सकते, आप वो नहीं लिख सकते, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो लेटर होता है, ठीक है, मेनली इसे हम लोग 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्कूल्स में बोला जाता है 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ नहीं होता। सुन लो मेरी बात, एक बार सुन लो। आई नो इस बात पे आप बहुत आर्ग्यू करने वाले हो मुझसे कि सर ऐसा नहीं, हमको हमें तो ऐसा बोला था, हमें तो ऐसा बोला था। पहले एक बार पूरा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उस बात पे आते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स में आपको ये लेटर डिवाइड करना है, ठीक है। आपका सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में लिखोगे, ठीक है। अब ये बहुत ही मिसगाइड किया जाता है आपको स्कूल में कि इसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो। ये कंप्लीटली गलत है। इसमें आपको अपने बारे में सिर्फ नहीं लिखना होता, इसमें आपको 2 चीज़ों का इंट्रोडक्शन देना होता है। एक तो अपना, और दूसरा जिस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो उसका, ठीक है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स आते हैं, मेनली 2 सेंटेंसेस आते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका अपना इंट्रोडक्शन और दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन। और पहला जो पैराग्राफ होता है वो हमेशा टॉपिक के इंट्रोडक्शन पे ही ख़त्म किया जाता है, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, इसी पैराग्राफ में टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉट होल्स हैं, हमारे यहाँ पे ये है, हमारे वहाँ पे वो है, लाइट नहीं आ रही, हमारे यहाँ पे हॉकर्स वगैरह बहुत हैं, हमारे यहाँ पे भेलपुरी वाला जो है वो 20 रुपये की भेलपुरी 50 में बेच रहा है, हमें इस बारे में अवेयरनेस रेज करनी है। वो सब चीज़ें जो है ना, वो इस पैराग्राफ में नहीं आती। This particular paragraph is dedicated to introduction only. ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन, ठीक है। 2 चीज़ों का इंट्रोडक्शन, एक तो अपना इंट्रोडक्शन और दूसरा जिस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट जो लेटर्स आपको ये एडिटर को लिखने के लिए आते हैं, ये मेनली ऐसे टॉपिक्स पे ही आते हैं जैसे कि डिजिटल सिक्योरिटी हुआ, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है तो उस पर आएगा, या साइबर अटैक्स होते हैं उस पर आएगा। मतलब मेनली ऐसे टॉपिक्स जो एक जनरल पॉपुलेशन को असर करते हैं, या एक
इकोनॉमी पे असर डालते हैं या कल्चरली उनका या ग्लोबली उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आपको ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि जो सीबीएसई के प्रीवियस सैंपल पेपर्स हैं या जहाँ से भी आप लेटर्स पढ़ते हो, तो वो टॉपिक्स पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जो सैंपल लेटर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सैंपल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लेटर्स के, उन टॉपिक्स में क्या लिखा हुआ है, उनको केयरफुली आँखें खोल के ऑब्ज़र्व करना कि उस पे इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, ठीक है? थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक है? लेट्स बिगिन विद द पैराग्राफ, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे बहुत बच्चों को मैंने ऐसे लिखते हुए देखा है, माई सेल्फ नहीं आता। यहाँ पे हम लोग माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है? वी स्टार्ट विद आई, ठीक है? बट आई कौन? अब जो एडिटर होगा, जो हमारा लेटर पढ़ेगा, वो आई से डायरेक्टली समझ नहीं वाला कि मैं कौन हूँ, ठीक है? तो हम लोग आई के बाद इमीडिएटली ब्रेक देके जो नाम हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, वो नाम यहाँ पे लिखते हैं कि आई अमिता, ठीक है? अब अमिता कौन है, ठीक है? जैसे मुझे क्वेश्चन में दिया, फिर एक ब्रेक देके हम लोग लिखेंगे अ स्टूडेंट ऑफ विद्यानगर स्कूल, ठीक है? फिर एक ब्रेक देके हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अभी तक फुल स्टॉप नहीं आया, ठीक है? सॉरी अबाउट दिस। हाँ, लेकिन यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अभी तक हमारा फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं आया, व्हिच मीन्स द सेंटेंस स्टिल गोज़ ऑन, ठीक है? इस सेंटेंस में मल्टीपल ब्रेक्स हैं, तो चलेगा, चलेगा, इसमें उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू राइट इज दिस लाइन, ठीक है? और यहीं पे हम लोग का आता है एडिटर को लिखने का पर्पस, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, ठीक है? अब बहुत सारे स्कूल्स में बोला जाता है कि बहुत सारे स्कूल्स में ये पहली बात तो लिखने के लिए बोला जाता है, बिकॉज मैंने बहुत सारे टीचर्स को ऐसे दिखा है बोलते हुए कि इट साउंड्स कूल, अच्छा लगता है, वोकैबुलरी दिखती है, उसका पर्पस ये नहीं है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि हम लोग एडिटर को लेटर लिखते ही क्यों हैं, ठीक है? मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जब एडिटर को लेटर लिखते हैं ना, तो उसमें ये ऐसी लाइन इंक्लूड कर देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस, कि जो भी हम लोगों ने टॉपिक रेज किया है यहाँ पे, जो भी कंसर्न रेज किया है, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भाई एडिटर का काम नहीं है आपके उस टॉपिक पे एक्शन लेना, उस टॉपिक पे एक्शन लेंगे रेलेवेंट अथॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पॉट होल्स के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उस पर एक्शन लेगी हमारी म्यूनिसिपैलिटी। वो जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो अपना जॉब क्विट करके आके आपके पॉट होल्स नहीं भरने वाला, ठीक है? तो हम लोग एडिटर को लेटर लिखते क्यों हैं? बिकॉज कुछ कंसर्न्स ऐसे होते हैं जो हम लोग अथॉरिटी के पास जाने से बेटर मीडिया में उनकी अवेयरनेस को रेज करते हैं, तो मीडिया में आने की वजह से अथॉरिटीज़ पे प्रेशर पड़ता है कि वो उस इशू से जल्द डील करें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ वो एडिटर का न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनकी न्यूज़पेपर का इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हमारी बात जो है वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। तो हम लोग एडिटर को ये नहीं बोलेंगे कि आप उस बात पे एक्शन लो, हम लोग सिर्फ एडिटर को ये बोलेंगे कि हमने जो ये लेटर लिखा है या हमने इसमें टॉपिक जो रेज किया है, वो हम लोग आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट आपके इन्फ्लुएंस के थ्रू या आपकी रीच की वजह से शायद जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो इस इशू से डील कर सकें, ठीक है? इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ हम लोग उनको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आपके जो कॉलम्स हैं न्यूज़पेपर के, आपके जो एस्टीम्ड कॉलम्स हैं न्यूज़पेपर के, उनके थ्रू हम लोग ये बात अवेयरनेस ये जो भी है वो रेज़ करना चाहते हैं। ठीक है? आगे है थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर वुड लाइक टू, आई वाला सेंटेंस अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू है, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपको मिसिंग लग रहा है तो क्योंकि सेंटेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये अभी तक ब्रेक्स में सेंटेंस चल रहा है, ठीक है? सो बेसिकली आई के बाद वाला जो सेंटेंस है वो डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, अगेन यहाँ पे योर अटेंशन नहीं आएगा, हम लोग एडिटर का अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेलेवेंट अथॉरिटीज़ का अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन सिंपली, कि हम लोग उस बात पे अटेंशन दिलवाना चाहते हैं, ठीक है? टू द अलार्मिंग राइज, अब इस क्वेश्चन में जो मुझे टॉपिक बोला गया है, मुझे बोला है कि यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ द साइबर अटैक्स। प्रिवेलेंस का मतलब होता है स्प्रेड, कि कितने हद तक वो साइबर अटैक्स स्प्रेड होते जा रहे हैं, कितने हद तक वो फैलते जा रहे हैं, ठीक है? एंड द अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स, ठीक है? अब इसका मतलब क्या कि अनऑथराइज्ड है, ठीक है? पहली बात तो मतलब टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है और ऊपर से वो अथॉरिटीज़ नहीं कर रहे हैं, वो फेक जो अटैकर्स हैं वो कर रहे हैं, ठीक है? किस चीज़ का वो यूज़ करके अटैक कर रहे हैं? वो सिस्टम्स का, नेटवर्क्स का, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके लोगों को साइबर अटैक मतलब डिजिटल अटैक कर रहे हैं टू इंडिविजुअल्स अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स, ठीक है? अब ऑल डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है कि बूढ़ा, बच्चा, कोई भी रेस का पर्सन, कोई भी कास्ट का पर्सन, इसमें सब आ जाते हैं,
मतलब ये जो लोग अटैक करते हैं, डिजिटल अटैक्स जो करते हैं, ये देखते नहीं है कि भाई हम लोग किसी बच्चे पे अटैक करते हैं। ये टाइटैनिक की मूवी नहीं है जहाँ पे हम लोग पहले विमेन एंड चिल्ड्रन को आगे कर देंगे, मेन पीछे रह जाएंगे। ये नहीं देखते। इनका धर्म है कि सबको अटैक करो इक्वली, इनके लिए सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल डेमोग्राफिक्स पे वो बात चल रही है। ठीक है, तो हम लोग उस पर अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देखो, वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पार्ट को आपको समराइज करना है। ठीक है, अब ये देखो टॉपिक यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये जो टॉपिक यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ये वाला इतना बड़ा, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के अलावा आपको ये वर्ड भी देखो, यहाँ पे 2 वर्ड्स ये दिखाई दे रहा है, 120 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम के बाद, अरे मैं 2 पेज का लेटर भर के लिख के आया, फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 पेज पर मार्क्स नहीं मिलने वाले। जो कंटेंट है उसमें, वो कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया है, क्या है उसमें, कैसे लिखा है आपने, उस पर मार्क्स मिलते हैं। आपको स्पेसिफिकली 120 वर्ड्स ही बोला, और कुछ कुछ स्कूल्स में तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपने 120 वर्ड्स से ज़्यादा लिख दिया तो मार्क्स से जाएंगे। आई एम नॉट श्योर वो किस हद तक ट्रू है, बिकॉज आज तक मैंने किसी सीबीएसई के सर्कुलर में पढ़ी नहीं है ये बात। बट ठीक है, हम लोग को इतना ध्यान में रख के चलना है कि हम लोग को इस पूरे टॉपिक को समराइज करके छोटा करके 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा यहाँ पे टॉपिक है ना, ये हम लोग पूरा कॉपी नहीं करेंगे। हम लोग इसको समझेंगे, हम लोग अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी समझ के बेसिस पे उस बात को समराइज करके यहाँ पे उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारा जो लेटर है इस बात पे है, to the alarming rise in cyber attacks and exploitation of technologies affecting various individuals। ठीक है, अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं आपको बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन से कॉपी नहीं करेंगे, तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें क्वेश्चन से ही लेनी पड़ती हैं। अब डायरेक्टली तो हम लोग अपने मन से तो दूसरा टॉपिक ले नहीं लेंगे कि नहीं सर ने बोला कि हम लोग को कॉपी मत करो, हम लोग कुछ और, ऐसा नहीं है। देखो, कॉपी नहीं करने का मतलब है कि आप वो एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी नहीं कर सकते। टॉपिक तो आपको जो दिया वो वही लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, बट आप उन एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी नहीं कर सकते। तो जैसे हम समझो यहाँ पे मुझे डेमोग्राफिक्स की बात बोली गई है, तो मैंने यहाँ पे डेमोग्राफिक्स ना लिख के मैंने यहाँ पे वेरियस इंडिविजुअल्स लिखा है। ठीक है, बिकॉज इट ऑलमोस्ट मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो नहीं बोला जाए कि आपको डेमोग्राफिक बोला है, आपने डेमोग्राफिक क्यों नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। जितना हो सके इंग्लिश में राइटिंग में, अगर आपको राइटिंग अच्छी करनी है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है लर्न टू अवॉइड वर्ड्स। किसी भी जगह पे कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। जितना वर्ड रिपीट होगा उतनी आपकी लैक ऑफ वोकैबुलरी दिखेगी, उतनी ही आपको इंग्लिश को जज किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे पहली बात तो हमें टॉपिक समराइज करना है, एंड जितना हो सके हम लोगों को सिनोनिम्स यूज करने हैं। जितना हो सके हम लोगों को वर्ड्स कॉपी नहीं करने। अगेन, कुछ तो वर्ड्स कॉपी करने ही पड़ेंगे जिसमें हमने टॉपिक दिखा, जैसे एक्सप्लॉइटेशन है, साइबर अटैक्स है, टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, बट एटलीस्ट जहाँ पे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं रिपीटेशन, वहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है। अगेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक लाइन लिखा है आपको सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए कि यहाँ पे ब्लैंक लाइन आएगा। अब एग्जाम में ब्लैंक लाइन लिख के मत आना, बिकॉज दैट लाइन विल नॉट बी ब्लैंक एनी लॉन्गर। तो प्लीज लिखना मत, सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि यहाँ पे ब्लैंक लाइन आएगा। ठीक है, अब मेरा आता है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ इज वेयर आई वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ भी पूरा टॉपिक नहीं दिखाता। ठीक है, आप लोगों की आदत होती है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है 2 पैराग्राफ में खत्म करके आते हैं। जिस हिसाब से आप आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो लेटर में, उसके बेसिस पे भी मार्क्स होते हैं। आपने किस पैराग्राफ में कौन सा आइडिया लिखा है, किस पैराग्राफ में कौन सी बात की गई है, इस पे भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, और वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एट द एंड ऑफ दिस लेटर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्क्स का डिवीजन होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिर्फ अपना कंसर्न स्टेट करेंगे कि उसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ क्या हो रही है। ठीक है, अब साइबर अटैक्स की जहाँ पे बात आती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पीपल ऑफ एवरी डेमोग्राफिक टुडे आर फेसिंग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है, अब आप पहली बात तो बोलोगे सर आपने बोला डेमोग्राफिक यूज मत करो। ठीक है, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल्स के बारे में लिखा, मैं वापस इंडिविजुअल वर्ड रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो राइट नाउ आई हैव नो चॉइस हियर, अनलेस एंड अनटिल आप कोई दूसरा वर्ड सोच सकते हो इंडिविजुअल्स की जगह पे, तो ठीक है, चलेगा। यहाँ पे अगर आप डेमोग्राफिक की जगह पे इफ़ यू कैन कम अप विद अ बेटर वर्ड, चलेगा। मैंने रात को 3 बजे बैठ के लिखा है, मुझे बहुत नोट्स बनाने थे, तो मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं चल रहा था कि मैं और क्या बेटर वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, बट अगेन इफ़ यू कैन कम अप विद अ बेटर वर्ड, वेल एंड गुड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है कि पीपल ऑफ एवरी डेमोग्राफिक टुडे आर फेसिंग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइबर अटैक्स। अब यहाँ पे आपको जब साइबर अटैक्स की बात की गई है, तो पहले तो आपको एग्जाम्पल देना है कि साइबर अटैक्स होते क्या है।
ठीक है? कोई भी टॉपिक आपको बोला जाए, आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा कि आप एग्ज़ैक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हो। यू कांट सिंपली कीप सेइंग साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स। अरे साइबर अटैक्स में क्या आता है? साइबर अटैक्स इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिजिटली हमारे ऊपर असर करती हैं, उन सबको मिला के हम साइबर अटैक्स बोलते हैं, ठीक है? तो उस अम्ब्रेला के अंडर क्या-क्या आता है, उसमें से 2 से 3 आपको एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, साइबर अटैक्स सच एज़ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फिशिंग अटैक्स, ठीक है? फिशिंग, इसको फिशिंग बोला जाता है, और उसकी स्पेलिंग पे ध्यान दो, PHISHING, ठीक है? फिशिंग अटैक्स क्या होता है, जहाँ पे आपको बेसिकली बोला जाता है, आपको एक रैंडम कॉल आता है, बोलते हैं कि ये आपके बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका वेरिफिकेशन चाहिए, एंड आपके बैंक से पूरा पैसा निकल जाता है। वैसे टाइप के जो साइबर अटैक्स होते हैं ना, उनको हम लोग फिशिंग अटैक्स बोलते हैं, ठीक है? फिशिंग अटैक्स में सिर्फ वो नहीं आता, और भी अलग-अलग तरीके के फिशिंग अटैक्स होते हैं, ठीक है? पर उनका एक जनरल टर्म होता है जिसको हम लोग फिशिंग अटैक्स बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पहली बात तो हमने तकलीफ क्या दिखाई कि हम लोग ये बहुत ही इंक्रीजिंग नंबर में साइबर अटैक्स फेस कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा हमारा कंसर्न क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल मेक्स देम ईजी टारगेट्स फॉर द अटैकर्स। अब जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता कि अगर आपका कॉल बैंक से नहीं है, अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपका कॉल बैंक से है, तो आपको कुछ भी सीक्रेट डेटा है जो आपका या प्रिविलेज्ड या कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग क्या बन रहे हैं, वो ईजी टारगेट्स बन रहे हैं, ठीक है? अब देखो, इस पूरे कंसर्न को मैंने 2 स्टेटमेंट्स में या 2 सेंटेंसेस में खत्म किया है, ठीक है? उतना ही आपको करना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं करना। अगेन लाइक आई सेड, आपको उस टॉपिक को समराइज़ करना है, ठीक है? छोटा बनाना, आपको पूरा न्यूज़पेपर में कॉलम में पूरा पब्लिश नहीं करना, आपको न्यूज़पेपर में 2 पेज नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा कॉलम दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको अपनी बात शॉर्ट में समझानी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपना कंसर्न रेज़ कर दिया, बट यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना कि अपना कंसर्न रेज़ करने के अलावा, जो हमें तकलीफ़ हो रही है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है? अब अगेन ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे ब्लैंक लाइन देना, ब्लैंक लाइन लिखना मत, सिर्फ़ छोड़ के आना, एक खाली लाइन छोड़ के आना, वहाँ पे लिखना मत ब्लैंक लाइन। ठीक है, हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न की पॉइंट आती है, बहुत सारे स्कूल्स में बोला जाता है थर्ड पैराग्राफ कंक्लूज़न पे होता है, या जैसे बचपन से हमें सिखाया गया। मुझे पता नहीं कि हर स्कूल में वैसे सिखाया जा रहा है नहीं, सो आई कांट से इन जनरल, बट ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? थर्ड पैराग्राफ में बोला जाता है, थर्ड पैराग्राफ कंक्लूज़न के लिए रिज़र्व्ड रहता है, ठीक है? एडिटर को जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं, या जो भी हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, उसमें थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन के लिए रिजर्व्ड नहीं होता। उसमें थर्ड पैराग्राफ रिजर्व्ड होता है किसी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए। अब आपने कंसर्न तो रेज कर लिया कि हमारे कॉलोनी में पॉट होल्स बहुत है, हमारे यहाँ पे भेलपुरी बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन सेवपुरी कोई नहीं बेच रहा, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आपको ही ऑफर करना पड़ेगा। आई नो इट्स काउंटर इंट्यूटिव। आप चाहते हो कि आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनको इन सब चीज़ों से डील करना है, दे शुड कम अप विद अ सॉल्यूशन। बट एडिटर को जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। हम लोग अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं। हम लोग डिमांड नहीं करते कि आप यही सॉल्यूशन अप्लाई करो, बिकॉज़ हम लोग उन अथॉरिटीज़ की जगह पे नहीं हैं, हमें नहीं पता कि कौन-सा सॉल्यूशन कहाँ पे परफेक्ट रहेगा। वहाँ पे जहाँ पे जिस पोज़ीशन पे वो लोग बैठे हैं, वहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव अलग है। वो सिर्फ़ आपके हिसाब से नहीं, एक जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से वो लोग सॉल्यूशन सोचते हैं, ठीक है? तो हम लोग अपनी तरफ से सिर्फ़ सजेस्ट करेंगे कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो पैराग्राफ रिज़र्व्ड रहेगा, वो किसके लिए रहेगा? एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ़र करने के लिए रहेगा। हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ हो सके तो ये चीज़ करो, हो सके तो ये चीज़ करो, ठीक है? नाउ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ एसेंशियल टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट ऑन सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब हमारे पास अगर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? लोगों के बीच में अवेयरनेस रेज़ करनी पड़ेगी। अब अवेयरनेस रेज़ करने का मतलब क्या? कि उनको एजुकेट करना कि सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कॉल वगैरह आता है, आपसे आपको बैंक से इन्फॉर्मेशन माँगा जाता है, बैंक का कोई भी, तो आपको डायरेक्टली नहीं देना, आपको पहले वेरीफाई करना है वेदर दैट कॉलर इज़ लेजिट एंड वाक़ई आपको बैंक से फ़ोन आ रहा है कि नहीं, ठीक है? देन मैंने एक जनरल बात लिखी है कि जनरली मिला के लोगों को एक साथ मिल के क्या करना चाहिए, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कम्युनिटी ग्रुप्स को, दे मस्ट एंश्योर टू कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन डिजिटल सेफ्टी, ठीक है? अब देखो, मैं इस सेंटेंस को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था, दे मस्ट कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन डिजिटल सेफ्टी, ठीक है? बट इंग्लिश में
अपनी वोकैबुलरी थोड़ी बहुत दिखाना इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो दिखा सकें कि भाई हम किसी फ्रेंड से बात नहीं कर रहे, हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? तो जो फॉर्मल लेटर के लिए वोकैबुलरी रिजर्व्ड होती है ना, वो यूज़ करना कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट है। एंड ये वर्ड्स उनमें से एक है जो आप किसी फ्रेंड के साथ यूजुअली यूज़ नहीं करोगे, बट आप अगर किसी अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हो, किसी प्रिंसिपल के साथ, टीचर के साथ या किसी बड़ी अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है? तो ये वर्ड सिंपली मैंने क्यों इंक्लूड किया है, बस दिखाने के लिए कि मुझे फॉर्मल वोकैबुलरी वाली लैंग्वेज आती है एंड मैं इसे फॉर्मल लेटर की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, ना कि किसी एक फ्रेंड को जैसे मैं लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है? तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड कम्युनिटी ग्रुप्स मस्ट एंश्योर टू कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन डिजिटल सेफ्टी। उनको वर्कशॉप्स रखनी चाहिए। ये एक जनरल सॉल्यूशन है, आपको भी जनरल सॉल्यूशन देना है, आपको एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं देना कि हमारे एरिया के बाहर बहुत पॉट होल्स हैं, तो आप प्लीज़ हमारे सिक्योरिटी को बोलो, हमारे बिल्डिंग की जो सेक्रेटरी है उनको बोलो आप प्लीज़ कुछ करने के लिए। वो कुछ नहीं करेंगे। आपको एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं देना है, एक जनरल सॉल्यूशन देना है, ठीक है? जहाँ पे सब लोग मिल के एक साथ आके क्या कर सकते हैं, ठीक है? देन अथॉरिटीज़ को आप अलग से सॉल्यूशन दोगे। अब देखो, यहाँ पे ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया, ये मैंने किसके लिए दिया? यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कम्युनिटी ग्रुप्स के लिए मैंने एक सॉल्यूशन ऑफर किया, ठीक है? अब ये थर्ड सेंटेंस में मैंने लिखा है कि अथॉरिटीज़ के लिए मैं क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? अथॉरिटीज़ मस्ट ऑल्दो स्ट्रेंथन authorities must also strengthen cyber security policies for our protection, ठीक है? तो अथॉरिटीज़ के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ? अब जहाँ पे साइबर अटैक्स की बात आती है, तो ऑनेस्टली मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। I'm neither an economist जिसको पता हो कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह कैसे होते हैं, नॉर आई एम इनटू ऑल दिस। मुझे नहीं पता कि साइबर अटैक्स को कैसे रोका जाता है, मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफर कर सकता हूँ कि आपने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो बनाई हैं, उनको थोड़ा स्ट्रेंथन कीजिए, उनको थोड़ा देखिए कि उसमें क्या चेंज लेके आ सकते हैं जिससे हमारी प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़ती है, ठीक है? अगेन ये देखो, इसमें मैंने ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेकंड सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हो रहा है, थर्ड सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है। सो बेसिकली मैंने 3 सॉल्यूशंस ऑफर किए हैं और आपको भी 2 से 3 सॉल्यूशंस ऑफर करने हैं। 2 भी करोगे तो भी चलेगा, 3 करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? बट मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस आपको उस चीज़ पे ऑफर करने हैं, ठीक है? अगेन यहाँ पे ब्लैंक लाइन। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो होता है, अब ये पैराग्राफ होता है जो बेसिकली आपको कंक्लूजन बोला जाता है ना। फॉर्मल लेटर्स में वो कंक्लूजन नहीं होता, फॉर्मल लेटर्स में उसे हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब आपने अब यहाँ पे उनको बोल तो दिया कि ये सॉल्यूशंस हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इस पैराग्राफ में हम लोग क्या बोलते हैं? इस पैराग्राफ में हम लोग अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जो भी जिस टॉपिक पे अवेयरनेस रेज की है, आप उसके ऊपर प्लीज कोई ना कोई एक्शन लो, ठीक है? तो उनको हम लोग एक्शन लेने के लिए बुला रहे हैं एंड लिटरली उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है? कॉल टू एक्शन। वी आर लिटरली कॉलिंग पीपल टू एक्ट अपॉन द टॉपिक और द कंसर्न दैट वी हैव रेज्ड इन आवर लेटर, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग उनको अर्ज करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, फॉर्मल वर्ड है, चलेगा, बट उससे ये बेटर वर्ड है, ठीक है? आई अर्ज या फिर इंसिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है? तो भी चलेगा, बट मुझे ये वर्ड थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा पसंद, थोड़ा फॉर्मेलिटी इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई अर्ज द मीडिया to raise a widespread awareness and collaboration between different institutions and the relevant authorities, ठीक है? लेकिन ये अर्ज करके, हम लोग ये इंसिस्ट करके, ये रिक्वेस्ट करके कि आप अवेयरनेस रेज करो, उसका रिक्वेस्ट का करना क्या है? सो दैट हम लोग इस थ्रेट से लड़ सकें, ठीक है? अगेन इस साइबर अटैक से नहीं, इस थ्रेट से अगेन जितना हो सके जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे वर्ड्स चेंज करने की ट्राई करो, ठीक है? हम लोग यहाँ पे फाइट नहीं प्रेफर करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉम्बैट प्रेफर करेंगे। क्यों? लैंग्वेज दिखानी है कि हम लोग को इंग्लिश आती है। आपको वो चीज़ बात बात पे दिखानी पड़ेगी। आप सिर्फ ये बोल नहीं सकते कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, आपको वहाँ पे पेपर में जाके दिखाना है कि हाँ भाई मुझे आती है, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, मतलब कॉम्बैट कर रहे हैं। किसे कॉम्बैट कर रहे हैं? साइबर अटैक को नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी वर्ड यूज कर चुके हैं। तो उसकी जगह पे मैं कुछ और वर्ड लिख सकता हूँ क्या? अगर वहाँ पे आपको और कोई वर्ड दिमाग में आता है तो बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि मैं उसे एक थ्रेट बुला सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी आप उनको कॉल टू एक्शन दोगे ना, तो पहली बात तो उनको आप बोलोगे कि ये आपको इफेक्टिवली बहुत अच्छे से इस थ्रेट से लड़ना चाहिए एंड आप टाइम के लिए भी बोलोगे कि जितना जल्दी हो सके आपको उस बात से
उस बात पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर इश्यू मेरा आज है और अगर उस पे एक्शन लिया जाता है 6 साल के बाद, तो उस एक्शन का मेरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो मैं उनको सिर्फ़ इतना नहीं बोलूँगा कि आप उस बात पे एक्शन लो, मैं ये भी बोलूँगा कि आप प्लीज़ टाइम रहते वो चीज़ एक्शन लो, ठीक है? या विथ अर्जेंसी बोलूँगा या एज़ सून एज़ पॉसिबल या फिर इन अ टाइमली मैनर, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं उसको बोलने के, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर ब्लैंक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन छोड़ना, ठीक है? उसके बाद ये ज़रूर लिखना, थैंकिंग यू, ठीक है? प्लीज़ ये ज़रूर लिखना, ठीक है? फिर एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली, ठीक है? अब यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पता है क्या करके आते हैं? ये योर के बाद ये एपॉस्ट्रोफ़ी देके आते हैं, ये एपॉस्ट्रोफ़ी देके आते हैं, ये गलत है। भाई ये गलत है, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफ़ी नहीं आता, यहाँ पे ये पूरा वर्ड एक साथ आता है योर्स, ठीक है? उस बात पे ध्यान रखना। योर्स सिंसियरली, ठीक है? यहाँ पे कॉमा आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा, कॉमा, ठीक है? अगर आपको बोला है कि नहीं, अरे यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, आपने कॉमा कैसे दे दिया? फाइन, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कॉमा नहीं भी दिया, इट्स फाइन। आई डोंट नो स्कूल्स में इतना डराते क्यों हैं? इट्स जस्ट अ लैंग्वेज एट द एंड ऑफ द डे, और कुछ नहीं है, ठीक है? फिर यहाँ पे अपना जो गिवन नाम है वो लिख के आना। गलती से भी अपना नाम मत लिख के आना, एफआईआर कर देगी सीबीएसई आपके ऊपर, ठीक है? ये मत लिख के आना योर्स सिंसियरली चेतन, एफआईआर हो जाएगा आपके ऊपर कि आप पेपर में कॉपी करवाने की ट्राई कर रहे हो, आपने अपना नाम जानबूझ के मेंशन किया, तो प्लीज़ ध्यान रखना। मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट जल्दी-जल्दी में, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली जल्दी-जल्दी में यहाँ पे अपना नाम लिख के आता है, तो प्लीज़ उस बात का ध्यान रखना, ठीक है? एंड अगर आपको लेटर में कोई आप पोज़ीशन आपकी मेंशन की गई है कि जैसे कि आप वाइस हेड गर्ल हैं, तो वहाँ पे वो पोज़ीशन आपको लिखनी है एंड आप कौन से स्कूल से बिलॉन्ग करते हैं या कौन से डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? अब हम इसका मार्किंग स्कीम समझते हैं, बट उससे पहले मैंने एक चीज़ आपको दिखानी है मुझे कि यहाँ पे देखो, ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है? अब आपको इंग्लिश में बोला जाता है कि प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो वो मैटर करता है, सच में मैटर करता है, ठीक है? उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने बहुत बार देखा है कि जो आप लेटर्स लिखते हो ना, लिखते-लिखते ना आप ये लेटर को जब आप नेक्स्ट लाइन से कंपेयर करो तो ये वाला लेटर थोड़ा अंदर चलता जाता है, फिर ये लेटर और अंदर चलता जाता है, ये और अंदर चलता जाता है, ये और अंदर और अंदर और अंदर, और अगर इसके पास में आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो लाइन आपको स्लांटेड दिखेगी, वो लाइन आपको इंक्लाइंड दिखेगी, आपको स्ट्रेट नहीं दिखेगी। ये बहुत ही गंदा दिखता है, ये चीज़ मत करना। आपका काम है पूरे लेटर को एक स्ट्रेट लाइन में लिखना, ठीक है? मैं एक सेकंड यहाँ पे दिखाता हूँ। आपका काम है कि वो जो आपने लेटर लिखा है, उसमें हर एक वर्ड ऐसे लाइन में आना चाहिए, ठीक है? ना कि ऐसे, समझा? प्लीज़ उस बात का ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि मार्क्स किस पे कैसे मिलते हैं, ठीक है? ये सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स हैं ना, उसमें आपको ऑफ़िशियली ये फॉर्मेट पे ये मार्किंग स्कीम में दिया गया है कि ऐसे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो आपको फॉर्मेट पे 1 मार्क मिलेगा, ठीक है? सेकंड आपको कंटेंट पे 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? अब कंटेंट एग्ज़ैक्टली होता क्या है? कंटेंट है कि जो हमने लिखा है, जो आइडियाज़ हमने प्रेज़ेंट की है, उस पे, ना कि मैं 2 पेज लिखा है कि मैंने 3 पेज लिखा है। कंटेंट की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें जो वर्ड्स आपने लिखे हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने रेलेवेंट हैं, उस पे आपको ये 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद है ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब कि आपने कैसे हर आइडिया को एक डेडिकेटेड पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन को आपने प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन में लिखा है, कॉल टू एक्शन को प्रॉपर्ली कॉल टू एक्शन में लिखा है, या फिर आपने और क्या था हमारा, यार सॉरी मुझे नींद कम हुई है। हाँ, और हमारा था कि जैसे कंसर्न है हमारा, कंसर्न हमने अपना प्रॉपर पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है? तो वो सही चीज़ सही जगह पे जा रही है, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइज़ेशन बोलते हैं, और उस बात पे आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक्यूरेसी पे 1 मार्क मिलता है कि जो आपको चीज़ बोली गई है, आपने बराबर वो चीज़ लिखी है कि नहीं, बराबर उस चीज़ के बारे में बात की है या नहीं, या फिर आप बात करते-करते भटक गए किसी और चीज़ की तरफ। क्योंकि मैंने ऐसे लेटर्स देखे हैं। देयर वाज़ अ लेटर जो एक बच्चे ने लिखा था, जहाँ पे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करने की बात चल रही थी। तो उस पे कुछ प्रिंसिपल को फॉर्मल लेटर लिखना था, एंड उस बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया था कि ब्लड डोनेशन की बात करते-करते प्रिंसिपल की बात करना चालू कर दिया था उसमें कि आपने सर ऐसा किया हमारे लिए, आपने वैसा किया है। अच्छा ही लिखा था प्रिंसिपल के बारे में, कुछ फ़नी, कुछ स्टूपिड नहीं लिखा था, बट प्रिंसिपल की बात करने लगा था। तो वो टॉपिक से डाइग्रेस करना हो गया, वो टॉपिक से परे हो गया। तो वो आपको नहीं करना, उस बात का ध्यान यहाँ पे रखना है कि आपको उस बात के बेसिस पे 1 मार्क मिलेगा, ठीक है? ये मार्क क्यों लिखा है मैंने? टोटल 5 मार्क्स। हुँ, ठीक है? ठीक है, आई होप आपको ये समझा। मैं आई नो आप सब लोग पढ़ाई में बिज़ी हो, आई नो आप लोग बहुत सारे और वीडियोज़ भी देख रहे हो जहाँ पे आप पूरे लिटरेचर वगैरह की रिवीजन कर रहे हो, तो मैं आपका एक इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। रही बात बाकी मैथ्स के डिस्कशन की, तो मैं सिर्फ़
एक पहली बात तो क्लियर करना चाहता हूँ कि कल जब मैंने लिखा था कि सेट 1 ईज़ी था, तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं सर, सेट 1 टफ़ है, लेंथी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की बात कर रहा था उसमें, जिन लोगों ने मुझे आके कमेंट्स में कहा सबसे पहले, लिटरली मतलब 2 सवा 2 बजे के आस-पास मुझे कमेंट्स आने लगे कि सर हमारा सेट 1 था और हमारा पेपर ईज़ी था। तो जिन लोगों का सेट 1 ईज़ी था, मैंने पोस्ट में उनके लिए लिखा है कि उनके कमेंट्स मुझे आए थे, तो उसके बेसिस पे पहले मुझे लगा कि पेपर ईज़ी है, ठीक है? बाद में फिर आधे 1 घंटे के बाद मुझे कमेंट्स आने लगे, उसके बाद सिचुएशन क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है, ठीक है? सो आई अपोलोजाइज़ अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आई लेफ्ट यू आउट या मैं आपकी तकलीफ़ नहीं समझ रहा सेट 1 वालों की, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? दूसरी बात, व्हाट्स डन इज़ डन। लास्ट ईयर यही चीज़ 12th वालों के साथ हुई थी, फिज़िक्स का पेपर कुछ एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट आया था। इस साल भी ऐसे ही हुआ है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की गलती है, क्योंकि पेपर, जहाँ तक मैंने देखा, पेपर हार्ड नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल था और ऐसे कंसेप्ट्स जो ना ही आपको टेक्स्ट बुक में सिखाए गए हैं, ना ही टीचर्स के ध्यान में आया होगा कि हम ये कंसेप्ट आपको सिखाएँ क्योंकि ये कंसेप्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग सिलेबस को रैशनलाइज़ करने के बजाय सिलेबस पे पूरा जितना भी हम लोग सिखा सकते हैं, अगर हम लोग अलाउड होते कि हम लोग पूरा ही इतना सिखा सकते हैं, आप जितना सिखा सकते हो उस पे सिखाओ, तो जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में कल आए थे ना, वो डेफ़िनिटली पूरे साल में कवर हो जाते और यही पेपर आपको किसी हद तक ईज़ी लगता था। तो इसमें प्लीज़ आप लोगों की डेफ़िनिटली गलती है ही नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है। सीबीएसई को दे शुड हैव मेड इट वेरी क्लियर कि हम लोग किस कांसेप्ट पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो कांसेप्ट्स टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने चाहिए थे। वो कांसेप्ट्स के ऊपर सैंपल क्वेश्चन्स देने चाहिए थे, वो कांसेप्ट समझाने चाहिए थे और टीचर्स को समझाना चाहिए था कि आपको बच्चों को एग्ज़ैक्टली क्या समझाना है, ठीक है? नाउ हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकें आपको दें, बट हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है और कहीं पे अगर हम लोग आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना शुरू भी करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात करना चालू कर देते हैं, "अरे! नहीं, नहीं, ये टॉपिक डिलीटेड है, ये मत कराओ, ये कांसेप्ट हमारे काम नहीं आएगा, अरे! इस पे ध्यान मत दो।" हम टीचर्स बता भी दें ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक-दूसरे को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं। कि अरे! ये क्यों पढ़ रहा है, पागल है क्या? ये नहीं आएगा, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। तो हम टीचर्स भी डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार बच्चों को वो कांसेप्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अगर पढ़ाएँगे तो हमारे ऊपर ही आएगा कि ये टीचर तो कुछ भी पढ़ाता है, इसका मत सुनो। तो हम लोग भी काफ़ी लिमिटेड करते हैं, ठीक है? बट मैं जितना हो सके वैसा नहीं करता, बिकॉज़ मैं एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह देखता हूँ। मैं सब्जेक्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता कि मुझे इसके ऊपर जो पेपर लिखना है उस पे कितने मार्क्स आएँगे तो मैं उस हिसाब से सिखाऊँ। मैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह देखता हूँ। मैथ्स व इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड फिज़िक्स। तो मैं आपको जो कंसेप्ट वगैरह सिखाता हूँ, आप कितना भी बोल लो कि वो कंटेंट डिलीटेड है या वो नहीं आएगा, मैं सिखा मुझे अगर सिखाना है, मुझे अगर लग रहा है कि वो ज़रूरी है, तो मैं तो सिखा के रहूँगा। अब आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पे ध्यान देते हो या नहीं, ठीक है? आई होप आपको ये लेटर समझा एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? एंड अगेन आप बिफोर यू से कि सर रिपोर्टेड स्पीच ईज़ी है, आता है, आप क्यों सिखाते हो? मैं आपको जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो क्वेश्चंस में 2 मिनट आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अरे! इसमें क्या आएगा? बिकॉज़ वो क्वेश्चंस कांसेप्चुअल हैं। ठीक है? और आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस करवाने का क्या मतलब है? भई लाइक आई सेड बिफोर, मैं कुछ भी चांस पे नहीं छोड़ने वाला, भरोसा नहीं है कल का इंग्लिश का पेपर अभी नेक्स्ट कैसा आ रहा है, हार्ड आ रहा है, ईज़ी आ रहा है, मुझे पता नहीं है। बट जिस हिसाब से हम लोग खाली पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एंड हमारा पैटर्न एस्टेब्लिश करने वाला जो पहला पेपर था मैथ्स, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल देख के मैं उस हिसाब से ट्राई करूँगा आपको प्रिपेयर करने की। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको इसमें 2 बातें सीखने को मिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।